तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा इतिहास सब्जेक्ट से, वो है ऋग्वैदिक काल। पिछला सब्जेक्ट था जो हमारा देखे थे था दोस्तों साहित्य वैदिक काल था दोस्तों। और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल का जो समय काल था वो था 1500 से 1000 BC। मतलब आज से देखें तो आज आज से देखें तो दोस्तों 2024 में आप 1500 ऐड कर दे दोस्तों, तो ये 4 2 5 3 मतलब 3500 साल पहले की बात है दोस्तों। तो 3500 साल में देख लो विंटर नीस ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है दोस्तों। आर्यों को भौगोलिक स्थिति क्या थी दोस्तों उस समय? तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति थी दयानंद सरस्वती तिब्बत दोस्तों। दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, बुक आर्किटेक्ट होमो प्रयांस दोस्तों। पेनका व हट जर्मनी दोस्तों। एलबेडी कल्ला कश्मीरी, गंगाधर झा मध्य भारत, और मैक्स मूलर दोस्तों मध्य एशिया से थे। और सर्वाधिक मत जो आर्य आराम से सप्त सिंधुओं में बस गए थे दोस्तों। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी दोस्तों। उस टाइम जो नदी थी सरस्वती थी, अभी तो वो समा गई है। ऋग्वेद की नदी में सूक्त में सरस्वती का नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त में सरस्वती को नदी तमा का। ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों प्राचीन नाम विपाशा, ब्यास, सतुत्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, अस्किनी, चेनाब है दोस्तों। देख सकते हैं। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजुबंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया दोस्तों। अगला देख सकते हैं आर्यों का राजनीतिक स्थिति क्या था। आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखें तो राजा का पद वंशानुगत नहीं था दोस्तों। मतलब वंश के अनुसार नहीं था राजा का पद। राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता, राजा को गोप कहा जाता था दोस्तों। राजा का पद गरिमामय ही नहीं होता था, मतलब कोई गरिमामय कोई इज्जत नहीं थी उसकी। कालांतर ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। ऋग्वैदिक काल में हो गया था दोस्तों वंशानुगत। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। राजा के पास दोस्तों स्थायी सेना नहीं होती थी। अगला देख सकते हैं दोस्तों अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। उस टाइम देखिए दोस्तों जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ गायों और घोड़ों के लिए होती थी। राजा की सहायता से दोस्तों सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी, जिसमें से देख सकते हैं आप विद्या। विद्या प्राचीनतम संस्थाएं दोस्तों, यह धन का बंटवारा करती थी लूट कर। और एक सभा थी दोस्तों, जिसमें वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति जनप्रतिनिधियों का समूह समिति थी, और ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसका कितने बार उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों स्पर्श। तो स्पर्श को गुप्तचर राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नी या रत्नीश कहा जाता था दोस्तों। बृहस्पति दोस्तों गोचर भूमि का प्रमुख होता था दोस्तों। बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। राजनीतिक इकाइयाँ देख सकते हैं दोस्तों। राजनीतिक इकाइयाँ जन गोप, विस्पति, ग्राम को ग्रामीणी, कुल को कुलूप दोस्तों। अगला देख सकते हैं दोस्तों आर्यों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों आर्य आयावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे दोस्तों इनके। पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है दोस्तों। कितने बार मिलता है दोस्तों? 24 बार। उसमें से भी 21 क्षेपक है।
मुद्रा प्रणाली नहीं थी दोस्तों। उस टाइम वस्तु विनिमय होता था दोस्तों। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। व्यापार में जो है सोने जवाहरात, निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों कि आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे दोस्तों। समाज 4 वर्णों में विभाजित था दोस्तों। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। यस सर, पता है दोस्तों, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है दोस्तों। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी दोस्तों। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी दोस्तों उस टाइम। उन्हें शिक्षा का अधिकार था दोस्तों। घोषा, अपाला, लोकमुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी दोस्तों। विश्वला एक योद्धा महिला थी दोस्तों। विश्वला एक योद्धा महिला थी दोस्तों। विधवा विवाह होता था दोस्तों। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराई नहीं थी दोस्तों। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वधू कहा जाता है दोस्तों। अमाजू, आजीवन अविवाहित रहकर एक विद्या अध्ययन करने वाली महिला को अमाजू कहते हैं। सामाजिक असमानता नहीं थी दोस्तों। घरेलू दासों का प्रयोग होता है दोस्तों। घरेलू दासों का प्रयोग दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों आर्यों की धार्मिक स्थिति। तो प्राकृतिक बहुदेववाद, एकादित्ववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकादित्ववाद का सिद्धांत मैक्स प्लेयर ने दिया दोस्तों। घोष प्राचीनतम देवता था दोस्तों। इंद्र जो था सबसे महत्वपूर्ण देवता था दोस्तों। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था दोस्तों। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता है था दोस्तों। अगला देखें वरुण। वरुण तीसरा प्रमुख देवता है। तो वरुण को ऋतु का नियामक माना गया है दोस्तों। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है दोस्तों। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महलों में रहता था दोस्तों। पोषण पशुओं का देवता था दोस्तों। ऋग्वेदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग एवं ध्यान करते थे दोस्तों। जादू, टोने, टोटके में विश्वास करते थे दोस्तों। मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों। उस टाइम में मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल दोस्तों यहीं पर समाप्त हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ भी कमी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।